अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक की एक और कंटिन्यूशन है, जिसमें हमने पहले नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ी, जो एक सीरीज़ की फॉर्म में थे, जिसको हम जेड स्ट्रक्चर में भी कहते हैं, जी स्ट्रक्चर में। उसके साथ अब हम स्टार्ट करेंगे जी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो जब भी साइक्लिक का वर्ड आएगा तो आपको पता होगा कि जो रिएक्शन जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे ख़त्म हुआ, एक लूप बन रहा है, ठीक है। उस लूप को आज हम कुछ लाइंस में, वर्ड्स में डिस्कस करेंगे और उसके बाद डायग्राम की मदद से भी उसको समझ लेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है इन अ साइक्लिक मैनर। तो इसके स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। समटाइम्स एक्साइटेड यानी कि फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी लाइट पड़ने से, रोशनी पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, जंप किए, टेक एन अल्टरनेटिव पाथ कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसमें भी कहा गया है कि समटाइम्स फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक अलग पाथ, एक अलग रास्ता अपना लेते हैं, जिसको कहा जाता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो, फॉस्फोराइलेशन, दैट कुड बी द सेम थिंग। अब यहाँ पे हमने पहले ये पीछे भी एक डिफरेंस पढ़ा था कि नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व होता है। और फोटो सिस्टम वन क्या है, यू नो इट वेरी वेल। अगर नहीं है तो फिर से बुक्स खोलें और यहाँ पे इस चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करें। इसके साथ एक एजम्पशन एक दी गई है हमें, दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। ये एक एजम्पशन है, एक आपकी सोच है। इसमें क्या एज्यूम किया गया था कि व्हेन क्लोरोप्लास्ट रन्स लो ऑन एटीपी फॉर केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन साइकिल के लिए जब क्लोरोप्लास्ट के पास एटीपी यानी उसकी जो एनर्जी करेंसी है वो कम हो जाती है, उस वक्त क्या होता होगा, साइकिल स्लोज डाउन एंड NADPH एक्यूमुलेट्स। तो ये एक एजम्पशन है, एक सोच है कि साइकिल स्लो डाउन हो जाता होगा और NADPH एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा हो जाता होगा वहाँ पे। Rise in NADPH causes shift from non-cyclic to इलेक्ट्रॉन फ्लो, नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब यहाँ पे कहा गया कि जी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में जब ATP कम हो जाए तो साइकिल स्लो हो जाए और NADPH वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाए, और ज़्यादा NADPH होने की वजह से, राइज होने की वजह से चेंज आ गया नॉन साइक्लिक से साइक्लिक में। यहाँ तक ही थोड़ा सा कंसेप्चुअल स्टडी थी। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इसकी डायग्राम से। तो बेसिकली ये पूरी डायग्राम नॉन साइक्लिक की है, और उसके अंदर जिस तरह ये आप एक पॉइंटेड डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, सिर्फ ये वाला जो प्रोसीजर है ये साइक्लिक में है, क्योंकि ये देखें यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है एंड इट्स एंडिंग वंस अगेन ऑन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। जबकि नॉन साइक्लिक स्टार्ट कहाँ से हुआ, मूव होता हुआ कहाँ पे जा रहा है, ये वापस इधर नहीं आ रहा, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे हमने कहा कि फोटो सिस्टम वन से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गए, वहाँ से फेरिडॉक्सिन हमने प्रोटीन पहले पढ़ी थी, यहाँ से जाएगा साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स हमने भी पढ़ा था पीछे आपके नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। यहाँ से प्लास्टोक्यूनिन के पास जाएगा, और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से प्लास्टोक्यूनिन में जाने का, और ये क्या चीज़ जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन हायर ग्रेडियंट से जब लोअर ग्रेडियंट में आया तो उसने एनर्जी रिलीज़ की है, और ये वो एनर्जी है जहाँ पे ATP जनरेट हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन होती ही एडिशन ऑफ फॉस्फेट है, और ये फॉस्फेट ऐड हो रहा है ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब इसमें नई एनर्जी आई, एक और फॉस्फोराइलेशन हुई, तो वो बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये सिस्टम सिर्फ इतना बॉक्स के अंदर है तो साइक्लिक है, जब कंप्लीट हम इसको पढ़ रहे हैं तो नॉन साइक्लिक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम टू मेक, और इसमें यू हैव टू बी श्योर कि इनफैक्ट अगर आपको साइक्लिक भी सिर्फ बनाना है, आप इसको यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन इसके लेफ्ट और राइट की डायग्राम्स बना लेंगे, दैट वुड बी इवन मोर पुट बेटर इम्प्रेशन। अब छोटा सा जी टॉपिक है हमारे पास कीमियोस्मोसिस, ठीक है, या कीमियोस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन भी इसको हम कह सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ATP, इसमें भी फॉर्मेशन ऑफ ATP है।
कहाँ पे हो रहा है? यूजेस मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। और थाइलाकॉइड्स क्या थे आप लोग जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती हैं जिसके ऊपर क्लोरोफिल अटैच्ड होता है। तो फोटोसिंथेसिस तो सारी होती ही क्लोरोफिल की मौजूदगी में है। तो जो मेम्ब्रेन्स हैं थाइलाकॉइड की, उसको यूज़ करते हुए एटीपी बनेगी कीमियोस्मोसिस में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पंप्स प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कहाँ पे पंप करेगी? मेम्ब्रेन के आर पार। एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं मूवमेंट की वजह से है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट जब एक जगह की होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है जी, हाइड्रोजन आयंस मूव्स डाउन बाय एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज, इस वर्ड को आप गौर से देखें, एंड पे है ASE, और आप जानते हैं ASE हम लोग एंजाइम्स का सुफिक्स लगाते हैं। सुफिक्स ऐसा वर्ड जो एंड पे आता है, जैसे लाइपेज था, हाइड्रोक्सिलेज था, सिंथेटेज था, इस तरह ATP सिंथेज। तो ATP सिंथेज का ये काम है कि इसने ATP प्रोड्यूस करवानी है, ठीक है। और किस तरह मूव करवानी है? हाइड्रोजन आइंस हैं, मूव्स डाउन, यानी कि ग्रेडियंट हायर से लोअर की तरफ आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, हायर से लोअर की तरफ जंप करते हैं तो एनर्जी जनरेट हुई है। यही फिनोमेना यहाँ पे है। दिस डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इज यूज टू मेक ATP, ठीक है। अब क्या इन दोनों में फ़र्क आ रहा है? Chemiosmosis uses membranes of thylakoid. So these points are very important students to mention। और chemiosmosis की डायग्राम आपके नेक्स्ट पेज पे बनी हुई है। अब इसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं जी लाइट रिएक्शंस के बाद डार्क रिएक्शंस में। और डार्क रिएक्शंस की जब भी हम बात करते हैं उसमें आता है केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल क्या है? इसके जी एक जनरल ओवरव्यू है कि जैसे ही आपको केल्विन साइकिल का नाम बोला जाए आपके माइंड में ये 5-6 वर्ड्स आने चाहिए, जिसमें कार्बन फिक्सेशन होती है, रिडक्शन फेज होता है और सिंथेसिस ऑफ शुगर होता है। तो बेसिकली क्या है? सिंथेसिस ऑफ शुगर। सिंथेसिस ऑफ शुगर प्लांट में हो रही है अंधेरे में, डार्कनेस में, विदाउट लाइट, तो इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। लाइट रिएक्शन में भी एक्चुअली शुगर ही फॉर्म हो रही है बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो मैकेनिज्म थोड़े से डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे एक और एडिशन है कि डार्क रिएक्शंस मतलब केल्विन साइकिल इज कैरिड आउट इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, ये बनते हैं आपके MCQs, ठीक है। तो इन इन्फॉर्मेशंस को आपने भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना। और स्ट्रोमा क्या होता है? जो एक सब्सटेंस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लिक्विडी मैटर है, वो है जी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, शुगर इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपके बुक में गिवन है, हमने इसको पॉइंट्स में लिख लिया। अब हम एक रिएक्शन देख रहे हैं और इस पूरे रिएक्शन को हमने जस्टिफाई करना है इन वाइल स्टडिंग कैनविल साइकिल। होता क्या है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आते हैं और वो एग्जिस्टिंग 6 NADPH और 9 ATP की मौजूदगी में। अब आप देखें डार्क रिएक्शन में ATP नहीं बन रहा, ATP यूज़ हो रहा है, NADPH नहीं बन रहा, NADPH यूज़ हो रहा है। ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये दो ऐसी एनर्जी करेंसीज हैं जो कि लाइट रिएक्शंस में बनी थी। लाइट रिएक्शंस की बनी चीज़ डार्क रिएक्शन इस्तेमाल कर रहा है और डार्क रिएक्शंस की बनी जो चीज़ होगी वो लाइट रिएक्शन में जाएगा। यही साइकिल था जो हमने पहले पढ़ा था और ये इसीलिए एक दूसरे से ऑपोजिट है। बस सिमिलैरिटी क्या है? इसमें भी शुगर फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट बन रही है और उसमें भी बन रही है लाइट रिएक्शंस में भी। ऑल राइट, सो नाउ देयर इज एन अनदर थिंग। साइंटिस्ट का नेम हमारे पास गिवन है मेल्विन कैल्विन एंड हिज कलीग्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और इस काम को सरंजाम देने के बाद, इस रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद, ही वॉज अवॉर्डेड बाय अ नोबेल प्राइज इन 1961। And about the confirmation and the exact definition of Kelvin cycle, that is mentioned in the last 3 lines of the page 219 in your books for chapter number 11. So you can just have a better look at the book to get a wonderful definition. Now just move on to the next 3 phases, जो main 3 phases हैं Kelvin cycle के। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने इनके नाम याद करने हैं। कार्बन फिक्सेशन है, रिडक्शन है, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। तो कार्बन फिक्सेशन से मुझे लग रहा है कि कार्बन कहीं ना कहीं पे फिक्स होगा तो हमारी सारी कंसंट्रेशन कार्बन पे जाएगी। रिडक्शन में मुझे कहीं ना कहीं पे अपना जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो फॉर्मूला है, रिडक्शन का जो मैकेनिज़्म है, रिएक्शन है, मुझे उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना है।
और जब रीजनरेशन की बात आ रही है, रीजनरेट मतलब दोबारा से प्रोड्यूस करवाना। किसको प्रोड्यूस करवाना? कार्बन डाइऑक्सेप्टर को। तो इधर ऐसा लग रहा है कि ये कार्बन कहीं ना कहीं फिक्स हुआ इस एक्सेप्टर पे, और जब एक प्रोसेस में यूँ चीज़ फ्लो कर रही है तो अब उस एक्सेप्टर को मुझे फ्री करवाना है, रीजनरेट करवाना है, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के फिर से इसको कर सके। क्यों? क्योंकि साइकिल है। व्हेनेवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट साइकिल, जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है वहीं पे आके ख़त्म होती है। सो दिस इज़ अ साइकिल। जो चीज़ शुरू हुई, कंज्यूम हुई, फिक्स हुआ, रिएक्शन हुआ, आगे हमें उसको रीजनरेट करना है कि वो फिर से उसको स्टार्ट करे। एनी हाउ, हम इसको वन बाय वन देखेंगे, और इसका ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, और इसकी आपकी नेक्स्ट पेज पे, आपके पेज नंबर 221 पे एक बड़ी वंडरफुल सी डायग्राम है, उसकी आपने आज प्रैक्टिस करनी है। 3 टाइम्स आप सब स्टूडेंट्स ने अपने रजिस्टर्स पर आज केल्विन साइकिल ड्रॉ करना है, और तब तक उसको नहीं छोड़ना जब तक आप इसकी एक एक चीज़ को एग्जैक्टली बना नहीं लेते। सो स्टार्ट करते हैं कार्बन फिक्सेशन। इसमें होता है कि जी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, रिएक्शन में एंटर होते हैं, यहाँ से 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एक ट्राइओज शुगर। ठीक है, 3 कार्बन है ना, कार्बन के सोर्सेज हैं, तो जब 3 कार्बन है तो ट्राई हो गया, ट्राइओज। ओज मीन शुगर, जैसे राइबोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, इस तरह। अब क्या है हमारे पास कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ। राइबुलोज बिसफॉस्फेट क्या है? ये हमारे पास एक अवेलेबल शुगर है, जिसको आप एंड पे यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ से ये रीजनरेट हमने करवाना है। तो सिर्फ मैं आपको लिंक शो करवा रही हूँ कि वहाँ पे रिएक्शन ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑलरेडी नेचर ने प्रोवाइड किया है। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट और कार्बोक्सिलेज का मतलब है कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करवाना है। एंजाइम का तो काम ही मीडिएटर का है, उसके बगैर एक रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जी, इट्स प्रोडक्ट इज अनस्टेबल एंड ब्रेक्स इनटू 2। किसका प्रोडक्ट? ये जो एक रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आया, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ लगा, यहाँ पे आके इसका जी बनता है ये 5 और 1 कार्बन। इसके पास 5 कार्बन है, इसके पास 6 कार्बन है, तो ये एक हाईली अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। और 6 कार्बन कंपाउंड 2 कंपाउंड्स में आगे टूटता है, जिसको हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या इसका मतलब है? एक फॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल इधर, एक फॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल इधर, 3 कार्बन इसमें है, 3 कार्बन उसमें है, कंबाइन करें 6 बन गया। यहाँ पे जस्टिफाई करें 5 कार्बन इसमें है, 1 कार्बन इसमें है। सो दिस इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब है जी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नाउ फिक्स्ड। तो असल हमारा काम क्या था? इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो मौजूद है एयर से उसने लिया है प्लांट ने, इसको इनकॉर्पोरेट करना है, और इस एंजाइम की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया है, अटैच्ड हो गया इस रिएक्शन में। इसलिए इसको हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज C3 पैथवे। C3 पैथवे मतलब स्टार्ट में तो हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो इसलिए C3 पैथवे। अब बात आती है जी रिडक्शन की। रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो PGA प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप, इससे बनता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, इसको आप जो PGA है एब्रीवेटेड है फॉस्फोग्लिसरिक एसीटेट भी कह सकते हैं, आप फॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं। तो जब एक फॉस्फोग्लिसरेट ऑलरेडी मौजूद है 1 पे, तो जो दूसरा फॉस्फेट आता है वो कार्बन नंबर 3 पे अटैच होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक फॉस्फेट 1 पे है और एक कार्बन नंबर 3 पे है। 1 2 हुआ तो हमने इसको बिसफॉस्फोग्लिसरेट कह दिया। यहाँ पे फॉस्फेट की एडिशन हुई है यहाँ पे। अब इसकी होगी रिडक्शन, क्योंकि हम प्रोसीजर ही रिडक्शन का कर रहे हैं, ये रिड्यूस होगा। और किस में रिड्यूस होगा? एक अनदर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड में, जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो इसमें फिर ATP रिमूव हुआ, लेकिन जो 1 वाला था वो रिमूव हो गया, जो न्यू 3 पे आके लगा वो 3 पे रह गया, यानी कार्बन नंबर 3 पे है फॉस्फेट। सो G3P इज़ सिमिलर 3 कार्बन शुगर इन ग्लाइकोलिसिस। ये बिल्कुल वैसी शुगर है
ग्लाइकोलिसिस की, लेकिन G3P इज़ फॉर्म नॉट ग्लूकोज, बट दिस इज़ नॉट अ ग्लूकोज, है शुगर। शुगर की डिफरेंट टाइप्स हैं, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ये सब ग्लूकोज शुगर्स की फॉर्म है। तो G3P एक और शुगर है, ग्लूकोज एक और शुगर है। ग्लूकोज बनती है ग्लाइकोलिसिस में, G3P बन रहा है केल्विन साइकिल में। अब यहाँ पे एक कंसेप्चुअल थोड़ा सा प्लान है कि आउट ऑफ 6G3P 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। यहाँ पे आपको इसको याद करना है। एंड पे रिडक्शन प्रोसीजर के एंड पे जो प्रोडक्ट आ रहा है, हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं G3P के, और उसमें से सिर्फ एक G3P यूज़ होगा, सेंट आउट, प्लांट से बाहर भेजा जाएगा केल्विन साइकिल से, जिसने आगे जाके कार्बोहाइड्रेट्स बनाने हैं। तो बाकी 5 कहाँ गए? अगर ज़रूरत सिर्फ एक की थी तो हमने नेचर ने 5 और क्यों बनाए? इसका आंसर यहाँ पे मौजूद है कि बाकी के 5 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यानी केल्विन साइकिल की जो बाकी शुगर के 5 मॉलिक्यूल्स हैं आर रीसाइकल्ड टू रीजनरेट 5 कार्बन RUBP, द कार्बन एक्सेप्टर। और यही वो कार्बन एक्सेप्टर है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड से यूज़ करना था। तो नॉर्मली देखें, कार्बन डाइऑक्साइड आया, यहाँ पे घूमता फिरता, यहाँ पे आके जी बन गई एक शुगर, ठीक है। और ये शुगर ग्लाइकोलिसिस की शुगर से डिफरेंट है। और अब फिर से सिर्फ एक मॉलिक्यूल शुगर का भेजा गया प्लांट से बाहर, जबकि 5 को इसी की रिसाइकलिंग के लिए रखा। लास्ट स्टेप है जी रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। अब हमने दोबारा से उस एक्सेप्टर को फ्री करवाना है ताकि न्यू कार्बन डाइऑक्साइड पकड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर बनाए प्लांट के लिए भी और अपने लिए भी। सो 5 मॉलिक्यूल्स, दिस इज़ नॉट मोल्स, ये मॉलिक्यूल्स को मैंने शॉर्ट करके लिखा है, पेज थोड़ा कम है यहाँ पे। तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3G3P, व्हाट डज इट मीन? 3G3P मतलब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 शुगर RUP, ठीक है, राइबुलोज फॉस्फेट, सिंपल फॉस्फेट। और राइबुलोज फॉस्फेट में एक और फॉस्फोराइलेशन होगी, एक और ATP आके इसको अपना फॉस्फेट ग्रुप देगा और यहाँ से बनाएगा राइबुलोज बिस फॉस्फेट। यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और इसके पास फॉस्फेट दूसरा तभी आएगा जब यहाँ पे आके ATP इसको अपना एक P दे जाएगा। तो यहाँ पे आके बन जाएगा जी राइबुलोज बिस फॉस्फेट, और ये फिर से रेडी है टू रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब राइबुलोज बिस फॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगा, हम कह देंगे कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गया। यहाँ से कार्बन फिक्स होगा, कार्बन फिर से जाएगा, रिडक्शन होगी, रिडक्शन से G3P बनेगा, G3P आगे आके अपनी कन्वर्जन बताएगा, और कन्वर्जन से इनके मॉलिक्यूल्स के और कार्बन की एसोसिएशन चेंज होगी, और फिर से ये पूरा साइकिल ऐसे ही मूव ऑन रहेगा। सो ये एज सच इतना complex टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, इफ़ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इफ़ यू वुड ट्राई टू लर्न। और ये इसकी लर्निंग तभी होगी स्टूडेंट्स जब आप इसके साथ इसकी डायग्राम से सपोर्ट करेंगे। ऑल राइट, सो इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी डेफिनेटली।